जब राहुल सांकृत्यायन जी कुछ समय के लिए नैनीताल में रुके थे तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी जो कि मेरठ की रहने वाली थी, मेरठ क्षेत्र की रहने वाली थी, 80 साल की थी। तो जैसे उनको पता चला कि ये 80 वर्ष की हैं, इनको बहुत सारे गीत आते हैं, तो राहुल जी ने उनके पास बैठ के वहां की जो कहानियां थी उनको लिखा, वहां के जो गीत थे उनको लिखा, और आज हिंदी की कविताएं और आज हिंदी की कहानियां ऐसे करके उन्होंने पुस्तक उस पर प्रकाशित करा। वो व्यक्ति जिसको पद्म भूषण मिला, वो व्यक्ति जिनको मतलब आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि उनका जो लेखन का दायरा है वो कितना बड़ा है। और हम बात कर रहे हैं उनकी प्रासंगिकता की, तो मैं आपको बताऊं कि जो दौर हो रहा है, जैसे जो विषय इन्होंने दिया है कि वर्तमान परिवेश में जो बदलता हुआ परिवेश है, वो बदलता हुआ परिवेश है क्या। आज का दौर भूमंडलीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जहां पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि सभ्यताओं में, संस्कृतियों में कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है। जो भाषाएं हैं वो सीमित हो रही हैं। जो पहले बहुत सारी भाषाएं हुआ करती थी, नानाविध भाषाएं हुआ करती थी, उसकी जगह पे अब एक ग्लोबल भाषा धीरे धीरे डेवलप हो रही है। इसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, संस्कृत भी है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, लेकिन वो व्यापार की भाषा है। मुझे इस बात का गर्व है, फक्र है कि मैं एक ऐसे महापुरुष की सरजमीन पर, ऐसे महापुरुष की जन्मभूमि पे खड़ा हूँ जिसका लोहा इस देश ने ही नहीं बल्कि विश्व ने माना है। बात चाहे हिंदी की हो, बात चाहे शोषण के विरुद्ध, जातिवाद के विरुद्ध, छुआछूत के विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों की हो, बात चाहे स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने की हो। राहुल जी का जो कद है, जो व्यक्तित्व है, वो इतना बड़ा है कि उसके बारे में सोचने में भी कभी कभी सिहरन सी होती है। जो उनकी कलम का मदिराचल था, मदिराचल पर्वत था, उससे उन्होंने ज्ञान की पूरी गंगा को, पूरी गंगा नहीं बल्कि समुद्र को उन्होंने मथ डाला, और उस मंथन से जो चीजें निकली हैं हम लोग उनको भी संजो नहीं पा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो मौजूद लिस्ट है उनकी किताबों की, उनकी पुस्तकों की, वो लगभग 150 के आसपास पहुंचती है, और जो किताबें आज की डेट में मौजूद हैं या जो उपलब्ध हो पाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 के आसपास है। 40 से लेकर 50 पुस्तकें ऐसी हैं जिनकी निरंतर मैं खोज कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो उपलब्ध नहीं हो पाई। आज उसी विराट व्यक्तित्व की वर्तमान परिवेश में क्या प्रासंगिकता रह गई है, क्या रिलेवेंसी है, उस पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जब बात इतने विराट पुरुष, इतने विराट व्यक्तित्व के मूल्यांकन की होती है तो निश्चित तौर से कई बार ये सोचना पड़ता है कि बात शुरू कहाँ से करें। वो व्यक्ति जिसने निरंतर लिखा, जितना उन्होंने घूमा, जितना उन्होंने देखा, जितना उन्होंने पढ़ा, उतना ही उन्होंने लिखा। उनका पहला लेख 1915 के आसपास छपा था, और 1961 तक, 1963 में उनकी मृत्यु हुई। उसके पहले 1 साल के आसपास, 1.5 साल के आसपास वो बीमारी की हालत में रहे, स्मृति लोप की हालत में रहे। तो 1961 का अंतिम उनका डायरी का पन्ना मिलता है। निरंतर वो 45-46 साल तक लिखते रहे, और वो लेखनी कोई छोटी लेखनी नहीं थी। कम से कम 50,000 पृष्ठों में उन्होंने लिखा है, और 150 हमने बताया कि जैसे ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ उसमें से 100 ग्रंथ के आसपास हम लोग को मिल पाते हैं। और विषय, अगर विषयों की विराटता को भी देखें तो कोई अंत नहीं है। वो उपन्यासकार भी थे, वो कथाकार भी थे, उन्होंने राजनीति पे भी लिखा, साम्यवाद को पहली पुस्तकें उन्होंने ही लिखी हिंदुस्तान में, हिंदी भाषा में। यात्रा वृतांत उसके पहले थोड़ा बहुत लिखा गया था हिंदी में, लेकिन उन्होंने लिखा। मतलब किस भाषा, किस सब्जेक्ट पे नहीं लिखा उन्होंने, आप सोचिए। उन्होंने भूगोल पे भी लिखा, उन्होंने इतिहास पे भी लिखा, उन्होंने पुरातत्व पे भी लिखा, काव्य पे भी लिखा। और जो कहते हैं कि 26 भाषाएं, तो बिल्कुल सत्य है कि 26 भाषाएं उनको आती थी। उनको पाली आती थी, संस्कृत आती थी, सिंहली आती थी, नेवारी आती थी, इंग्लिश आती थी, फ्रेंच आती थी, कोई लिमिट नहीं है। तो इतने विराट पुरुष की प्रासंगिकता के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, तो निश्चित तौर से हमें सोचना पड़ता है कि हम अपनी बातों को कहाँ से शुरू करें। ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने पूरब को पश्चिम से मिलाया, जो
पाश्चात्य दर्शन था और पौरवात्य दर्शन था, दोनों में कहीं ना कहीं उन्होंने सम्मिलन करवाया। अगर उन्होंने उत्तर भारत की जितनी विधाएं थी उस पर लिखा, हिमालय की तराइयों से लेकर के जो उत्तर भारत के जितने मैदानी इलाके वहां की संस्कृतियों के बारे में लिखा, लोगों के बारे में लिखा, तो उन्होंने दक्षिण भारत को भी नहीं छोड़ा। दक्षिण भारत में भी जो दक्षिणी हिंदी की धारा हुआ करती थी उस पर भी एक अछूता विषय, एक ऐसा विषय जिसकी बहुत कम लोगों ने चर्चा की है, लेकिन उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जब उन्होंने बौद्ध धर्म पे महात्मा बुद्ध की ओरिजिनल टेक्स्ट से पहली जीवनी लिखी, बुद्धचर्या, उपलब्ध है वो किताब और पठनीय है। अगर आप निश्चित तौर से महात्मा बुद्ध के बारे में कोई एक पुस्तक पढ़ने के लिए मुझसे सजेशन मांगे तो वो बुद्धचर्या होगी, क्योंकि वो ओरिजिनल पाली प्राकृत टेक्स्ट से लिखी गई किताब है। और उसके बाद वहां की जो यूनिवर्सिटी थी लंका में, उन्होंने उनको त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी। त्रिपिटकाचार्य का मतलब तीनों त्रिपिटक, जो उनके जितने भी त्रिपिटक ग्रंथ हैं उसके प्रकांड विद्वान। ये बहुत कम संयोग होता है, बहुत कम समन्वय की स्थिति होती है कि जब उसी व्यक्ति को जिसको त्रिपिटकाचार्य की उपाधि मिल रही है बौद्ध धर्म से, उसी को काशी के पंडित जनों ने महापंडित की उपाधि दी। वो व्यक्ति जिसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, वो व्यक्ति जिसको पद्म भूषण मिला, वो व्यक्ति जिनको मतलब आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि उनका जो लेखन का दायरा है वो कितना बड़ा है। और हम बात कर रहे हैं उनकी प्रासंगिकता की। तो मैं आपको बताऊं कि जो दौर हो रहा है, जैसे जो विषय इन्होंने दिया है कि वर्तमान परिवेश में जो बदलता हुआ परिवेश है, वो बदलता हुआ परिवेश है क्या? आज का दौर भूमंडलीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जहां पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि सभ्यताओं में, संस्कृतियों में कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है। जो भाषाएं हैं वो सीमित हो रही हैं। जो पहले बहुत सारी भाषाएं हुआ करती थी, नानाविध भाषाएं हुआ करती थी, उसकी जगह पे अब एक ग्लोबल भाषा धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जिसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, संस्कृत भी है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है, लेकिन वो व्यापार की भाषा है, वो व्यापार की भाषा है, वो व्यक्ति की भाषा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जबकि हमारी भाषाएं सीमित हो रही हैं, उस समय राहुल सांकृत्यायन क्यों याद आती है या उनकी प्रासंगिकता क्यों स्वयं सिद्ध होती है? क्योंकि वो बहुत सारी भाषाओं की बात करती है, वो जन भाषाओं की बात करती है। अगर उन्होंने रूसी में अनुवाद किया, उन्होंने ताजिक भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद किया, उन्होंने फ्रेंच भाषाओं का अनुवाद किया, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा का अनुवाद किया, अगर उन्होंने विदेशी भाषाओं को लिया, भोट भाषा का अगर उन्होंने शब्दकोश बनाया, तो साथ में उन्होंने मगही को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने भोजपुरी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने अवधी को भी नहीं छोड़ा, काष्का और मल्ली को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, कौरवी को भी नहीं छोड़ा, मराठ मंडल के, महाराष्ट्र मंडल की जितनी भाषाएं हैं उनको भी नहीं छोड़ा। उसमें लगातार खुद भी लिखते रहे, लिखवाते रहे, लोगों को प्रेरित करते रहे, शोध करते रहे। तो राहुल सांकृत्यायन की एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता तो इसी बात पे है कि आज जो भाषाएं सीमित हो रही हैं, कोई भाषा देखिए, कोई भी भाषा जो होती है, जो जन भाषा होती है, लोक भाषा होती है, वो सिर्फ एक भाषा नहीं होती है, वो भावों के संचार का माध्यम तो होती ही है, उसके साथ लोक परंपराओं के संचार का भी माध्यम होती है। आज जो खरबुदैया दवाई हम लोग कहते हैं, गांव देहात में जो होने वाले आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं, बहुत सारी दवाएं सिर्फ उसी भाषा में निबद्ध होंगी, सिर्फ उसी भाषा के लोगों को पता होंगी, लेकिन वो भाषा जिस दिन मर जाती है, उनके साथ वो भाषा को, वो विद्या भी तिरोहित हो जाती है, चली जाती है। हम लोग आज संथाली भाषाओं की बात कर रहे हैं, जितनी जनजातियों की भाषाएं उनकी बात कर रहे हैं। किसी जनजातीय भाषा में एक व्यक्ति बचा है, किसी में दो व्यक्ति बचा है, तो उनके साथ उनकी पूरी लोक परंपरा का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। और जब राहुल जी कहते हैं कि व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति का विकास संपूर्ण के पास, तो निश्चित तौर पर उसमें वो लोक परंपराएं भी शामिल है, उसमें वो लोक भाषाएं भी शामिल है, वो सारी चीजें शामिल है। उनका बड़ा स्पष्ट मत था, वो कहा करते थे कि समाज में परिवर्तन का अगर कोई एक रास्ता है तो वो शिक्षा है। और शायद यही कारण है कि वो नालंदा को, तक्षशिला को, हमारे जो पुराने विश्वविद्यालय हुआ करते थे, इतना महत्व देते थे। और सिर्फ महत्व नहीं देते थे, मैं आपको बताऊं, अगर आप उनकी जीवन यात्रा को पढ़ो तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि नालंदा में कुछ जमीन खरीद करके पैसे से, अगर सरकार नहीं कर रही तो हम लोग पुनः उसको शुरू करवाएं। उन्होंने तिब्बत के बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे उनकी जीवन यात्रा, तो 4 बार उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी, और वो यात्राएं ऐसी थी जिस समय पास नहीं मिलता था, ना तो भारत सरकार से, और चीन और तिब्बत का कंफ्लिक्ट उसमें जारी था, तो कोई भी तिब्बती सरकार का व्यक्ति नहीं चाहता था कि वहां पर कोई आए, खास करके भारत या पड़ोसी देशों से कोई आए। उस दौरान उन्होंने छुप करके, भेष बदल करके, वहां जाकर के बहुत दिनों तक दूसरों को के घरों में रह करके, और वहां के जितने आगार थे
जो जो कोष्ठागार थे, जहां पर बंद पड़ी पुस्तकें थी, ताल पोथियां थी, जहां पर किताबें थी, उनको उन्होंने खुलवाया। वहां से उन्होंने उन चीजों को संग्रह किया। मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, आपके संज्ञान के लिए बता दूं कि 12वीं सदी के पूर्व कागज नहीं हुआ करता था। कागज की याद अगर आप गूगल पे डालोगे तो आपको पता चलेगा चाइना में हुआ है, वो भी 12वीं सदी में हुआ है, 1100 समथिंग में उससे खोज हुई है। उसके पहले जो चीजें लिखी जाती थी वो कई तरीके से लिखी जाती थी। कुछ लोग तालपोथियों पे लिखते थे, कुछ लोग पत्थरों पे लिखते थे, कुछ लोग ईंटों पे लिखते थे, बहुत सारे रास्ते थे। लेकिन जो संग्रहित और संरक्षित अवस्था में मिलती है वो तालपोथियां मिलती है, या जो हमारे अभिलेख उत्कीर्ण मिलते हैं पत्थरों पे वो मिलते हैं। तो वो तालपोथियां जब 12वीं 13वीं सदी में जब इस्लाम का आगमन हुआ, मुस्लिम हमला शुरू हुआ और धीरे धीरे यहाँ की जो मूर्तियां थी उनका विनाश शुरू हुआ। कतिपय अन्य कारण भी थे जिसकी वजह से राज्य संरक्षण न मिलने की वजह से धीरे धीरे बहुत धर्म का लोप होना शुरू हो गया। लेकिन उसके पहले 7वीं 8वीं सदी से आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े विद्वान थे उनका जाना शुरू हो गया था। कहाँ? तिब्बत की कंदराओं में, गुफाओं में, वहां बने हुए जो बड़े बड़े मठ हैं, उन मठों में उन लोगों ने न सिर्फ यहाँ की संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया बल्कि ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट भी उसमें बंद पड़ी हुई थी। आज के डेट में पूरे विश्व की कम से कम 2/3 जनता होगी जिसको बौद्ध धर्म संतुष्टि देता है, जीने की राह देता है, जीने का तरीका देता है, एक सोच देता है। आप जितना पूर्वी एशिया आप देख लीजिए, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, मंचूरिया हो, कंबोडिया हो, लाओसे हो, जितने भी देश आपको मिलेंगे सब बौद्धिस्ट हैं। उनके लिए कुशीनगर को देखना, उनके लिए लुम्बिनी को देखना, उनके लिए सारनाथ को देखना एक बहुत बड़ी जीवन की लालसा होती है। जैसे हम लोगों के लिए काशी जाना, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जाना, वैसे ही उनके जीवन की लालसा होती है। और जब वो जानते हैं कि ये आदमी उस भूमि से आया जहां पर शाक्य मुनि का जन्म हुआ था, जहां महात्मा बुद्ध की पैदाइश हुई थी, तो वो आदमी आपके हाथ को चूम लेता है। उसको ये लगता है कि आदमी उस रजगण से आया है, उस भूमि से आया है, उस जमीन से आया है जहां इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा मानवतावादी विद्वान, विश्व का मानवतावादी विद्वान, अहिंसा को सबसे पहले हिंदुस्तान की धरती पर प्रतिष्ठित करने वाला विद्वान जन्म लिया। और वो पूरे विश्व को आप्लावित कर देने वाला, पूरे विश्व को अपनी विचारधारा में, अपनी विचार सरणी में बहा ले जाने वाला बौद्ध दर्शन हिंदुस्तान की धरती से 13वीं सदी के बाद खत्म हो गया था। राहुल सांकृत्यायन वो पहले व्यक्ति है, और या तो उनके साथ के भदंत आनंद कौशल्यायन, जगदीश काश्यप, जिनको उन्होंने ही ट्रेंड किया, या जो लोग उनके साथ के थे, समकक्ष थे, उन लोगों ने फिर से पाली बौद्ध ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया, उसको पढ़ा और उसकी खोज की। भारत का दर्शन कोई छोटा दर्शन नहीं है, विश्व के दर्शन में अप्रतिम स्थान रखता है। हम वेदों से शुरू करें, उपनिषदों से शुरू करें, वेदांत से शुरू करें, स्मृतियों से शुरू करें, हमारे जितने पुराने वाङ्मय हैं वो कोई छोटी चीज नहीं है। वो विश्व वाङ्मय का एक बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ा अगार है। और उस अगार को, जो उसमें से कुछ पार्ट किसी कारण से गायब हो गया था, लुप्त हो गया था, उसको उन्होंने महात्मा राहुल सांकृत्यायन ने अपनी मेहनत से जाकर के वहां से खोजा, निकलवाया। काशी प्रसाद जायसवाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं। इतिहास में बहुत बड़ा नाम है और इतिहास को उन्होंने नया नजरिया दिया, नया तरीका दिया। काशी प्रसाद जायसवाल बिहार के रहने वाले थे। काशी प्रसाद जायसवाल बहुत अभिन्न मित्रों में से थे, राहुल सांकृत्यायन जी थे। वकील थे पेशे से, वकालत करते थे, इंग्लैंड में पढ़े हुए थे। लेकिन वो जो विद्वत लोग होते थे, विद्वान होते थे, उनको सपोर्ट करते थे, पैसा देते थे, खर्च करते थे, जो भी चीजें होती थी करते थे। उन्होंने अपने एक लेख में इस बात का उल्लेख किया है कि राहुल सांकृत्यायन ने जिन 150 जो तालपोथियां वहां से उठा करके ले आए थे, 150 ग्रंथों का जो उद्धार किया था, जो वहां के मठों में बंद हुआ करती थी, उसमें से 50 ग्रंथ तो ऐसे हैं कि अगर उसमें का मात्र एक ग्रंथ भी कोई खोज देता तो वो विश्व स्तर का विद्वान माना जाता, वो विश्व स्तर का मनीषी माना जाता। और राहुल सांकृत्यायन ने तो 50 ऐसे ग्रंथों की खोज की है। 22 गधों पे लाद करके वो तालपोथियां वहां से ले आए थे, और किस निर्जन और ध्रुव स्थानों से लेके आए थे। जब कभी आप उनकी जीवन यात्रा पढ़ते तो आपको लगता है कि इस आदमी के अंदर क्या ऐसा जज्बा था कि जो इसी धरती पर पैदा हुआ और यहाँ से निकल करके वो पूरा विश्व भ्रमण करते हुए, उनकी यात्रा सिर्फ देह यात्रा नहीं थी, उनकी यात्रा ज्ञान यात्रा थी, उनकी यात्रा संस्कृति की यात्रा थी। उन्होंने जो पूरे विश्व को नापा अपने कदमों से, एक झोली लेकर के, एक अलफी पहन करके, वो इसलिए नहीं थी कि सिर्फ स्थानों को देख करके आत्मसंतुष्ट रहा जाए। वो व्यष्टिवाद में विश्वास नहीं करते थे, वो समष्टिवाद में विश्वास करते थे, इंडिविजुअलिज्म में विश्वास नहीं करते थे, कलेक्टिविज्म में विश्वास करते थे। वो समाज की बात करते थे, समाज के लिए ही उनका सब कुछ था।
अगर उनके पूरे दर्शन का निचोड़ निकालें, पूरे इतिहास का निचोड़ निकालें, पूरी कहानियों का, पूरे उपन्यास का, भाषा का, कोश का, सारी चीजों का अगर आप निष्कर्ष निकालें तो सिर्फ एक चीज है जो हमेशा काम में मिलती है, जन, लोक। जन और लोक के लिए वो हमेशा जीते रहे और उसी के लिए काम करते रहे। तो काशी प्रसाद जायसवाल जी ने कहा कि वो सिर्फ बौद्ध पुत्र नहीं थे, बौद्ध पुत्र के पहले वो भारत पुत्र थे, वो भारत रत्न थे। और जो ग्रंथ वो लेकर के आए, अगर उनका संपादन किया जाए तो 90,000 श्लोक, उनसे जो बनने वाली पुस्तकें होंगी वो रॉयल साइज पे 6400 पेज, 4,500 पेज की छपेगी। काशी प्रसाद जायसवाल ने कुछ किताबों को छपवाया भी था, छपवाना शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से बिहार रिसर्च इंस्टीट्यूट उस काम को पूरा नहीं कर पाई। पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी में वो चीजें बहुत दिन तक रखी रही। अब मैं तो कभी जा नहीं पाया, बीच में देख नहीं पाया, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है, तमन्ना है, मैं एक बार जाकर उन ग्रंथों की हालत देखूं। 200 चित्रपट जो हाथ से पेंटिंग्स बनाई जाती थी, वो पेंटिंग्स वहां की गुफाओं से, वहां की कंदराओं से, वहां के मठों से उन्होंने निकाला, तैयार करके ले आए। पेरिस में उनकी प्रदर्शनी लगाई। उस समय जो इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कीमत थी वो लाख में थी, 1000 में नहीं थी, लाख में थी। ये उस दौरान की बात मैं कर रहा हूँ, 1940 के दशक। अगर उस समय वो बेचते, उनकी बड़ी इच्छा थी कि इसमें से कुछ पेंटिंग्स बेच करके मैं नालंदा में जमीन खरीद करके और फिर से उस विश्वविद्यालय को स्थापित करूँ। लेकिन फिर वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीते थे, फिर उनको ये लगा कि नहीं, ये देश की निधि है तो देश के पास जानी चाहिए। उन्होंने उन पेंटिंग्स को, उन 200 चित्रपटों को उन्होंने दान किया था, जो वहां की यूनिवर्सिटी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि राहुल जी का लब्बो लुआब अगर एक शब्द में निकाला जाए तो वो जन है। आप देखेंगे जो जानपदीय भाषा का आंदोलन शुरू हुआ है, जानपदीय भाषा आंदोलन से मतलब मेरा ये है कि जब वो छपरा में जाते थे और वहां पर आंदोलन करते थे तो वो अपना भाषण भोजपुरी में देते थे, मल्ली भाषा में देते थे। इतनी भाषाओं का विद्वान, इतनी भाषाओं में लगातार निरंतर चिंतन करने वाला, लेखन करने वाला व्यक्ति जब अपने लोगों से मिलता था तो कभी वो पराई भाषा में बात नहीं करते थे, वो हमेशा अपनी भाषा में बात करते थे, मातृभाषा में। और उनकी बहुत स्पष्ट मान्यता थी कि शिक्षा का आधार जनभाषा होना चाहिए। वो कहते थे कि छोटे बच्चों को अगर पढ़ाना है आपको तो उनकी जनभाषा में पढ़ाइए। अगर भोजपुरी क्षेत्र का लड़का तो उसको 4वीं 5वीं तक की शिक्षा जो है वो भोजपुरी भाषा में दीजिए। आप शुरू से ही उसको अनुवाद क्यों सिखा रहे हैं? अगर आज यहाँ का रहने वाला बच्चा खड़ी हिंदी यहाँ नहीं बोली जाती, उसका परिवेश आसपास का खड़ी हिंदी बोलने का नहीं है, तो वो जब भी भोजपुरी की कोई बात सुनेगा या खड़ी बात सुनेगा तो पहले भोजपुरी उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको समझने का प्रयास करेगा। तो वो कहते थे शिक्षा का प्रसार इसी से हो सकता है, सिर्फ इस बात से हो सकता है कि आप उसको अपनी मातृभाषा में सिखाइए। पूरे आंदोलन का उन्होंने, सत्या गुप्ता का नाम आता है जिन्होंने कौरवी भाषा का बहुत बड़ा संग्रह तैयार किया, उसको उन्होंने पीएचडी की, 400 साढ़े 400 पढ़ने की पीएचडी उनकी आज भी आपको अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आर्काइव पे। कौरवी भाषा के जितने गीत थे उनको उन्होंने संग्रह करके उनका उसको लिखा। जब राहुल सांकृत्यायन जी उस समय के लिए नैनीताल में रुके थे तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी जो कि मेरठ की रहने वाली थी, मेरठ क्षेत्र की रहने वाली थी, 80 साल की थी। तो जैसे उनको पता चला कि ये 80 वर्ष की हैं, इनको बहुत सारे गीत आते हैं, तो राहुल जी ने उनके पास बैठ के वहां की जो कहानियां थी उनको लिखा, वहां के जो गीत थे उनको लिखा, और आज हिंदी की कविताएं और आज हिंदी की कहानियां ऐसे करके उन्होंने पुस्तक उस पर प्रकाशित करा। क्योंकि उनका मानना था कि जो संवर्धन है, जो विकास है, व्यक्तित्व का विकास है, वो तभी हो सकता है जब उसकी लोक भाषा में दिया जाए, उसकी जन भाषा में दिया जाए। मुझे याद है कि जिस समय मैंने ट्रेनिंग शुरू किया था एनपीए में हैदराबाद में, तो बीच में हम लोगों को एक बार आना पड़ता है, डीपीटी फर्स्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ट्रेनिंग में बनारस में आया था। तो वहां से कम 20 कैसेट बिरहों की और लाचारी की जो कजरी है उसकी खरीद के ले गया था। क्यों ले गया? क्योंकि मैं सारे भाषाओं में गीत सुनता हूं, लेकिन मुझे वो आत्मिक शांति नहीं मिलती जब तक मैं भोजपुरी में नहीं सुनता, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, मेरी माँ के दूध के साथ मिली हुई भाषा है। जब उसको मैं सुनता हूं तो कोई अंदर की चीज है जो मुझे छूती है, मुझे नहीं पता क्या है। मैं कोई कला का मर्म के व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई गायक नहीं हूं, लेकिन एक आत्मावान व्यक्ति तो हूं और मेरी आत्मा संतुष्ट होती है उससे। तो वो जो आत्मा का विकास है, जो आत्मा, उनकी हर चीज, उनकी कोई भी विचारधारा उठा के देख लीजिए, जब उनकी आलोचना होती है तो लोग कहते हैं वो साम्यवादी थे, इस बात की आलोचना होती है। जब कोई उनकी आलोचना करता है, उनके ऊपर आक्षेप लगाता है, तो वो कहता है कि साहब वो तो गोमांस खाते थे। जब कोई आलोचना करता है तो कहता है तो उन्होंने कई शादियां की थी, जहां गए वहां भी उन्होंने शादी की। जब कोई उनकी आलोचना करता है तो कहता है कि वो तो लगातार विचार बदलते रहे। ये आलोचना का कोई क्रम नहीं है। उन्होंने जो कृत्य किए हैं, जो कार्य किए हैं, जो उनका आचरण रहा है, आप उसको उठा करके देखिए।
महिलाओं के उत्थान के लिए उनके उपन्यासों को उठा के देख लीजिए, चाहे वो सिंह सेनापति हो, चाहे वो गोलगा से गंगा तक हो, चाहे उनकी कहानियों का संग्रह बहुपुरी मधुपुरी हो, बहुरंगी मधुपुरी हो, चाहे वो सतमी के बच्चे हो, किसी कहानी संग्रह को, किसी उपन्यास को उठा के देख लीजिए तो स्त्री उसमें स्वतंत्र दिखेगी। आप स्त्री उसमें संघर्ष करती हुई दिखेगी, अपने अपने बलबूते पे खड़ी दिखेगी। वहां पर दलित का भेद नहीं किया गया है, वहां छुआछूत की बात नहीं की गई है। और वो सिर्फ इस बात को अपने वैचारिक स्तर पर नहीं रखते थे बल्कि अपने आचरण में उतारते थे। जो परमहंस जी थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, को हमेशा ये बात कहा करते थे कि साधु को देखना हो तो सुबह को देखो, रात को देखो, उसके आचरण को देखो, वो अपने आचरण में क्या उतारता है वो सत्य है। अगर आप अपने बच्चे को ज्ञान देते रहे कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, स्वयं अगर आप पी रहे हैं तो आप उसको धोखा देना सिखा रहे हैं, उसको झूठ बोलना सिखा रहे हैं। वो कहेगा भाई सिगरेट पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब भी किसी से मिले तो वो सिगरेट पूरा बुरी बात है, तो आप उसको धोखा देना सिखा रहे हैं। तो अगर आचरण हम उनका उठा करके देखें, जब कमला सांकरत्यायन जी से उनकी शादी हुई तो कमला सांकरत्यायन जी सिर्फ मैट्रिक पास थी, मतलब हाई स्कूल। फिर उन्होंने उनको इंटरमीडिएट की पढ़ाई करवाई, बीए करवाया, एमए करवाया और पीएचडी करवाई। और आप अगर उनकी आत्मकथा को पढ़ेंगे तो लगेगा कि कितना वो लगे रहते थे उस चीज को बढ़ावा देने के लिए। बाद में वो अपने पैरों पे खड़ी हुई, सारी चीजें हुई। तो उनके जो, अगर आप उसका विश्लेषण करें कि उनकी जो सोच थी या फिर जो उनकी राजनीतिक विचारधारा थी उस पर अगर आप विश्लेषण करें तो वो जो गणतांत्रिक समाजवाद था उसके हितैषी थे। और गणतांत्रिक समाजवाद क्या है? जो गणतंत्र की चेतना है, जो जनतंत्र की चेतना है, वो लोगों में विकसित हो, लोग इम्बाइब करें उसको। गणतंत्र कोई नई चीज नहीं है। जो लोकतंत्र आज हम बात कर रहे हैं, हजारों साल पहले से हिंदुस्तान में गणतंत्र रहा है। यौधेय थे, कुलिन थे, मालव थे, अर्जुनायन थे, आभीर थे, उनके वृष्णि थे, उनकी अपनी व्यवस्था होती थी। उनमें जैसे आज चुनाव होता है, शलाका हुआ करती थी। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, शलाका पुरुष। शलाका जैसे आज वोटिंग होती है, हम लोग वोट डालते हैं मुहर लगा करके, ठप्पा लगा करके, या ईवीएम में हम लोग बटन दबा करके करते हैं, वैसे पहले शलाकाएं हुआ करती थी। अलग अलग बॉक्स रखे जाते थे, उसमें अलग अलग कलर की, कि अगर आप इनको वोट देंगे तो हरे कलर की शलाका आप उठाएंगे, इनको देंगे तो लाल कलर की, इनको देंगे तो पीले कलर की। तो वो शलाकाएं उठा करके लोग डालते थे, उनकी काउंटिंग हुआ करती थी प्रॉपर। उनके मंत्रिमंडल बनते थे, मंत्रिपरिषद बनते थे, और उन मंत्रिमंडलों की प्रॉपर तरीके से कमेटियां बनती थी। उन कमेटियों के आधार पर शासन का संचालन हुआ करता था। उसमें राजा नहीं होते, राजन नहीं होते थे, राजा नहीं होते थे, राजन नहीं होते थे। राजा का मतलब राजतंत्र नहीं था। और ये मैं बता रहा हूं, मौर्य काल के पहले की बात भी है और गुप्त पीरियड के पहले के बाद 2 चक्र ऐसे आए हैं जब हमारे पास लिच्छवी शाक्यों का जो हुआ करता था, गणराज्य हुआ करता था, लिच्छवियों का, शाक्यों का। लेकिन जब राजतंत्र ने अपना कदम बढ़ाया, चाहे वो गुप्त पीरियड का हो चाहे मौर्य साम्राज्य हो, उसके बाद इन गणतंत्रों को धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया, इनको विलीन कर दिया गया, इनको असिमिलेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और उनकी जगह पर राजतंत्र आया। राजतंत्र की अपनी अच्छाइयां हो सकती है, वो आलोचना का विषय हो सकता है, वो चर्चा का विषय हो सकता है, अध्ययन का विषय हो सकता है। लेकिन जहां तक बात लोगों के विकास की है, जहां तक बात लोगों के व्यक्तित्व के विकास की है, लोगों को रोजगार मिलने की है, मुझे नहीं लगता कि गणतंत्र और लोकतंत्र से अच्छी कोई व्यवस्था हो सकती है। हमारे देश को गणतांत्रिक इसीलिए कहा जाता है, गणतांत्रिक देश इसीलिए, रिपब्लिक इसीलिए हमारा देश है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को विकसित होने के लिए संसाधनों के हिसाब से मौका मिलना चाहिए हर आदमी को। सिर्फ इसलिए कि ये फला जाति का, अमुक जाति का, इसलिए मौका नहीं मिलेगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो राहुल जी का जो राहुल जी की प्रासंगिकता है कि जो हजारों साल पुराने जो गणतंत्र की व्यवस्था थी उसके ऊपर उन्होंने उपन्यास लिखा। जय यौधेय उनका उपन्यास आप पढ़िए, सिंह सेनापति उनका उपन्यास पढ़िए, वो सारी चीजें वही आपको मिलेगी। जो शोषण की बात हम लोग करते हैं, हम लोग भाषण देकर के अपनी बात खत्म कर देते हैं, आचरण में हम लोग नहीं आते। उनका उपन्यास जो सबसे पहला उपन्यास के स्टाइल में लिखा गया वो 22वीं सदी है। अगर आप लोगों को मिले तो पढ़िएगा, बहुत छोटा सा ग्रंथ है और ये उस समय का है। 1918 में लिखा गया। 1917 में रूस की क्रांति हुई, 1918 में उन्होंने वो ग्रंथ लिखा। और जब उन्होंने वो ग्रंथ लिखा तो वो रूस से भी ना तो परिचित थे और ना तो उस क्रांति को उन्होंने करीब से जाकर के देखा था। लेकिन उन्होंने जो एक सोच होती है आदमी की, एक दर्शन होता है, उस दर्शन को उन्होंने अपने मंडल में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में उन्होंने सोचा कि ऐसा समाज होना चाहिए जहां पर कोई सामंतवाद ना हो, जहां पर कोई जातिवाद ना हो, कोई छुआछूत ना हो, जहां नारी पुरुष का भेद ना हो, जहां ऊंच नीच का भेद ना हो, जहां हर व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार, कार्य के अनुसार मौका मिले। इस बात को उन्होंने सोच करके उस समय लिखा हुआ है, कल्पना की है उन्होंने। एक चरित्र बनाया है विश्व बंधु, उसका नाम उस चरित्र का। विश्व बंधु सो जाता है और फिर 200 साल बाद जब उठता है
तो फिर वो घूमने के लिए जब निकलता है तो देखता है कि चीजें कितनी परिवर्तित हो गई है, पूंजीवाद खत्म हो गया है, पूंजी जो संयुक्त संपत्ति हुआ करती थी वो खत्म हो गई है। और संयुक्त संपत्ति की बात और उसके नुकसान, उसके फायदे, और जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसके नुकसान, अगर कभी आप इत्मीनान से बैठ करके सोचेंगे तो गांधी जी कहा करते थे कि ये पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक भी व्यक्ति का लालच पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राहुल शंकराचार्य ने दोनों महायुद्ध देखे थे, दोनों विश्व युद्ध देखे थे, दोनों विश्व युद्ध उसी पूंजीपतियों की लड़ाई थी, उसी लालच और लोभ की टिकी हुई व्यवस्था की लड़ाई थी जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, 6 करोड़ से ज्यादा लोग काल कवलित हुए। मानवीय गरिमा उस लेवल तक गिरी थी, उस स्तर तक गिरी थी कि कभी अगर आप उसको इतिहास मिले वहां का विश्व युद्धों का आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस लेवल तक हमारी मानवता गिर सकती है। तो वो उस दौर को उन्होंने जिया था, उस दौर को उन्होंने देखा था, उस दौर को उन्होंने महसूस किया था, इसलिए वो उसके प्रबल और प्रचंड विरोधी थे। उन्होंने लगातार उसका विरोध किया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। गणतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे पास हजारों साल से चली आ रही थी। उन्होंने जब उनके अगर विचारधाराओं का क्रम आप देखेंगे, लगातार उनमें परिवर्तन देखेंगे, तो सबसे पहले वो आचार्य साधु थे, अद्वैतवाद के शंकराचार्य के अनुयायी थे, फिर वो वैरागी बने, वैराग्य से भी निकल करके वो फिर आर्य समाज की तरफ बढ़े, आर्य समाज का प्रचारक बनने की उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की। लाहौर में उन्होंने शिक्षा पाई, मुसाफिर खाना में आगरा में उन्होंने शिक्षा पाई, वो पूरी प्रैक्टिस करते थे, उन लोगों ने विद्यालय बना करके चलाने का प्रयास किया। लेकिन फिर जब उससे भी उनको लगा कि नहीं पूरी चीजें नहीं हो पाए और बौद्ध दर्शन से, बौद्ध धर्म से वो प्रभावित हुए, उससे वो जुड़े, तो बौद्ध दर्शन को फिर उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बौद्ध दर्शन के भी अंधभक्त थे, वो बौद्ध दर्शन में जो व्याप्त कमियां हैं, चाहे वो जादू टोना हो उसका, चाहे वो चमत्कारपूर्ण कहानियां हो, वो उसमें भी विश्वास नहीं करते। और यही महात्मा बुद्ध ने कहा है कि किसी बात को इसलिए मत स्वीकार कर लेना क्योंकि वो परंपरा से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए भी मत स्वीकार कर लेना कि कोई महापुरुष ने कही है, इस बात को इसलिए मत स्वीकार करना कि किसी ग्रंथ में लिखी हुई, किसी पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। उसको अपने तर्क की कसौटी पे, अपनी बुद्धि की कसौटी पे कसना, और आपको लगे कि ये सही है तो आप उसको स्वीकार करना। ओशो रजनीश बहुत विरोधाभासी व्यक्तित्व रहे हैं, बहुत सारी चीजें रही, लेकिन उनके चिंतन का आयाम, सोच का आयाम बहुत बड़ा है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो हमेशा कहा करते थे कि ब्रह्मांड में मानव जीवन का कोई उद्देश्य हो या न हो, लेकिन मानव जीवन निरुद्देश्य नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने मानव जीवन पाया है तो आपके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा या होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य नहीं होगा तो आप भटक जाएंगे, पथदलित हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आप क्यों पैदा हुए इस धरती पर, क्यों बन गए। तो कोई ना कोई एक, हिटलर का उद्देश्य गलत था, उसने मानवता को कलंकित किया, लेकिन उसका उद्देश्य था, इसलिए उसने पूरे विश्व के इतिहास को, उसकी धारा को बदल दिया। हम उसके समर्थक नहीं हो सकते, ऐसे नृशंस आदमी के, ऐसे क्रूर आदमी के हम समर्थक नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि उसके पास एक विचारधारा थी, इसलिए उसने पूरी विचारधारा को परिवर्तित कर दिया। तो ओशो रजनीश हमेशा कहते थे कि मानव का कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य क्या हो सकता है। तो सभी लोगों की उस पर सोच हो सकती है कि किसी की सोच ये सोचती है कि हम अपने 7 पुस्तकों के लिए बना करके जाएं, उसके लिए घर बना दें, उसके लिए परिवार बना दें। किसी की ये सोच हो सकती है कि सभी का उत्थान हो, सभी का विकास हो। तो राहुल जी की सोच जो थी, उनकी प्रासंगिकता इसी बात में है। आज महिलाओं की बात हम कर रहे हैं, अगर आप उनके आचरण को उठा के देखिए, उनके द्वारा लिखी जाने वाली चीजों को उठा करके देखिए, तो जो चीजें आज हम देख रहे हैं, आज हमारे 10-90 चल रही है, हमारी रोमियो स्क्वाड चल रही है, आज हम बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके वृद्धि के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सरकारी तौर पे भी प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं। इतनी बहनें हम लोगों के सामने बेटियां बैठी हुई हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। कितना अच्छा लगता है कि हर परिवार में हर व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले, आज वो 128वीं उनकी जन्म तिथि है, लेकिन 58वीं उनकी पुण्यतिथि है। 1963 में उनका देहांत हुआ था, 58 साल उनकी उम्र गुजर गया राहुल जी की। 58वीं पुण्यतिथि पे आप सोच सकते हैं कि 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले की परिस्थितियां क्या रही होंगी। एक जगह जब वो मुसाफिर खाने में पढ़ा करते थे तो शास्त्रार्थ हुआ, वो लोगों ने घेरा कि भाई आप इस तरह से आक्षेप लगाते हैं, सनातन धर्म पे आप आक्षेप लगाते हैं, देवी देवताओं पर बहुदेववाद करते हो, तो वो बहस करिए आप। उसमें शास्त्रार्थ हुआ करते थे। तो जब वो शास्त्रार्थ में गए तो उसमें कुछ बहनें भी आई थी, जो उसमें की शिक्षित पढ़ी लिखी बहनें थी, वो भी आई हुई थी। तो जो दूसरे पक्ष के लोग थे, विपक्षी थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई स्त्रियों को इसमें शामिल होने का हक नहीं है, इनको भेजिए। राहुल जी खड़े हो गए, बिल्कुल नहीं, बहनों के सामने होगा। और अगर आप लोगों का, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई अपशब्द निकल जाए किसी के मुंह से। राहुल जी ने कहा कि जब आप लोग इतने सभ्य नहीं हो पाए कि अपनी बहन बेटियों के सामने बैठ करके बहस कर सके, तो किस बात के शिक्षित हैं आप? अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके मुंह से अपशब्द निकल सकता है, तो किस बात का गर्व है आप? किस धर्म की और किस संस्कृति की बात करते हैं आप? और उन्होंने बैठाया वहां पर, जिसमें
अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हो रहा था, उसमें वो अपने मित्र की पत्नी को एडमिशन करवाने के लिए लाहौर लेके जा रहे थे, जिसमें कि चारों तरफ गाड़ियां रुकी हुई थी और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तो अगर हम उनके आचरण को देखें, उनके कर्तव्य की भाषा को देखें, उनकी कृतियों को देखें, हमारा संविधान में वैज्ञानिक मनोवृत्ति की बात करता है। अगर अभी कभी आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखेंगे, पढ़ेंगे, कभी आप अपना जो ड्यूटी है, मूल कर्तव्य हमारे, उसको पढ़ेंगे, तो उसमें वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने की बात की गई है। राहुल जी की प्रासंगिकता इस बात में कि उस चीज को वो तब से बढ़ावा दे रहे हैं जब ना तो हमारा संविधान अस्तित्व में आया था, ना तो हमारा गणतंत्र स्थापित हो पाया था, ना तो हमें स्वतंत्रता मिली हुई थी। उस समय वो विज्ञान, जबकि वो कॉलेज की पढ़ाई वो 6वीं मिडिल पास होने के बाद नियमित रूप से कहीं नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने पूरे दुनिया में घूम घूम करके पढ़ा। वो बिना पढ़े भी 2 जगह पर प्रोफेसर रहे। श्रीलंका में सिंघल में वो प्रोफेसर रहे और रसिया में 25 महीने तक वो प्रोफेसर रहे, वहां पर वो पढ़ाते थे। जो उस समय की विश्व प्रसिद्ध पर्सनालिटियां हुआ करती थी रूस की और पूरे विश्व की, वो उनको मान्यता देती। तो उस व्यक्ति ने पूरे दुनिया को घूम घूम करके जो दिया, वो अपने आप में यूनिक तो है ही है, अपने आप में महान तो ही है, लेकिन उन्होंने जो चीजें की है वो उनकी प्रासंगिकता को बयान करती है, उनकी प्रासंगिकता को आज भी स्थापित करती है। वो जब हजारीबाग जेल में बंद थे, वो कम से कम 40 ग्रंथों का प्रणयन उन्होंने अपने जेलों में किया है। हजारीबाग जेल में बंद रहे, वो बक्सर जेल में बंद रहे, देवली कैंप राजस्थान में पड़ता है, वहां पर बंद रहे। तो उनके समय का 7 वर्ष, अपने जीवन के 7 वर्ष, मतलब 68 साल की आयु में 7 वर्ष वो जेलों में बंद रहे। और उन जेलों में उन्होंने अध्ययन किया, उन जेलों में रहते हुए उन्होंने चीजों को लिखा। उन्होंने मुक्त की बातें गिरफ्तारी के दौरान की, जब वो स्वयं मुक्त नहीं थे तब उन्होंने मुक्ति की बातें की। उन्होंने तुम्हारी 6 हो लिखा, उन्होंने दिमागी गुलामी लिखा। क्यों लिखा? उन्होंने दिमागी गुलामी इसलिए नहीं लिखा कि वो आपके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से सामंती सोच हमको प्रभावित कर रही है, किस तरह से हमारी जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, धीरे धीरे वो किस लेवल पर बिगड़ चुकी हैं कि हम कन्या भ्रूण हत्या करने को तैयार हैं, हम देवदासी प्रथा चला रहे हैं, हम वेश्यावृत्ति को भी धर्म के नाम पर संरक्षण दे रहे हैं, हम छुआछूत को उस लेवल पे ले जा रहे हैं कि विदेश से आया हुआ एक व्यक्ति अलबरूनी कहता है कि दुनिया की हर चीज शुद्ध हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म में जो एक बार पतित हो जाता है, अछूत हो जाता है, ना तो उसको सूरज की रोशनी शुद्ध कर सकती है, ना तो गंगा का जल शुद्ध कर सकता है। ये अलबरूनी आगे कह रहा है 10वीं सदी अहमद गजनवी के साथ आया हुआ व्यक्ति, उसको दिख रहा है। कहता है कि 2 ब्राह्मण भी जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो बीच में कपड़ा लगा के बैठते हैं। इस लेवल का छुआछूत था। जब कोई पानी लेने के लिए चढ़ता था, अगर दलित का लड़का या किसी इस तरह का व्यक्ति अगर छू लेता था उस कुएं को, तो लोग अपनी गदरी फोड़ देते थे। ये 1965-70 तक आपके क्षेत्र में चला। लेकिन राहुल जी ने उन चीजों को नहीं माना। आप चाहे उनका जितना आक्षेप करें, उन्होंने खान पान में भी नहीं माना, उन्होंने मुस्लिमों के साथ भी भोजन किया, उन्होंने हिंदुओं के साथ भी भोजन किया, दलित परिवारों में भी भोजन किया, पूरे विश्व का भ्रमण करते रहे और साथ में उनका खुल करके उनका विरोध करते रहे। ये प्रासंगिकता है। जिन चीजों की बात हम आज कर रहे हैं, उन चीजों को उन्होंने हजारों साल, सैकड़ों दशकों पहले, कम से कम 50, 60, 70, 80 साल पहले उन्होंने किया। महिलाओं की बात उन्होंने सोची, दलितों की बात उन्होंने सोची, जो सामंती जकड़न है, जो रूढ़िवादिता है, उसको तोड़ने की बात उन्होंने। तो हजारीबाग जेल में जब वो बंद थे तो वहां पर एक स्वामी हुआ करते थे, स्वामी शंकराचार्य, उनसे उन्होंने बात किया। गणित के बहुत अच्छे विद्वान थे। तो अब राहुल जैसा ही व्यक्तित्व हो सकता है कि जो इतिहास भी लिख रहा है, जो उपन्यास भी लिख रहा है, जो गीत भी लिख रहा है, जो सरहपात का दोहा को संकलित कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे गणित पढ़ाई, उन्होंने बीज गणित पढ़ी, उन्होंने रेखा गणित पढ़ी, उन्होंने अंक गणित पढ़ी, उन्होंने प्रॉपर हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक की जो गणित थी उसको उसमें पढ़ा। केमिस्ट्री की किताबें ले आकर के उन्होंने पढ़ी, फिजिक्स की किताबें उन्होंने ले आकर के पढ़ी। वो डार्विन से परिचित थे, आइंस्टीन से परिचित थे, उसके सापेक्षतावाद से परिचित थे, न्यूटन के नियमों से परिचित थे। उनकी सोच वैज्ञानिक मनोवृत्ति थी और उन्होंने लगातार खंडन किया। वो ज्योतिष में भी विश्वास करते थे, मैं आपको बताऊं, लेकिन गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष के वो समर्थक नहीं थे। वो कहते थे ये भ्रम है, पाखंड है। और अगर उनको लगा, भदंत आनंद कौशल्यान के बहुत अच्छे मित्र थे और हिंदुस्तान में दोबारा जो बौद्ध दर्शन आया, स्थापित हुआ, या नव बौद्ध जो एक धारा शुरू हुई, उसमें उनका भी बड़ा योगदान है। तो भदंत आनंद कौशल्यान हमेशा कहा करते थे कि राहुल उस जमात के साधु हैं जो किसी विचारधारा की सरणी में नहीं बदता है। और राहुल स्वयं कहा करते थे, महात्मा बुद्ध की उक्ति हमेशा कहते थे कि मैंने विचारों को सर पे बोझ की तरह रख के ढोने के लिए नहीं उठाया है, मैंने विचारों को उस नाव की तरह यूज किया है जो पार उतारती है। तो पार उतरने के लिए उन्होंने विचारों को, जो आज उनकी आलोचना करते हैं कि ऐसे व्यक्ति की बात हम क्यों करें जो रोज विचारधारा बदलता रहा। तो देखिए, जीवन एक अध्याय में नहीं खत्म होना चाहिए। जीवन तो एक पुस्तक है, उसके बहुत सारे अध्याय हैं। आप पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़िए तो आप देखेंगे। और ये तो क्षण प्रतिक्षण क्षीयते शरीरा कहा जाता है। जो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ
हर पल प्रत्यक्ष समुत्पाद अगर आप कभी पढ़ेंगे उनके दर्शन में, तो आपको पता चलेगा कि हर चीज लगातार बदल रही है। हो सकता है आप उस दर्शन को ना मानते हो, ना माने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दर्शन है जिसको विश्व की 2/3 जनता मानती है, जो उसमें विश्वास करते हैं। तो सारे लोग बेवकूफ नहीं है, सारे लोग पागल नहीं है, उस चीज को मान रहे हैं, उसमें भी कुछ सच्चाई होगी। तो जब सब कुछ परिवर्तनशील है, तो आखिर एक विचारधारा पे आदमी टिका हुआ कैसे रह सकता है? अगर राहुल ने किया तो क्या गलत किया? तो वो व्यक्ति आपके संविधान की बात, संविधान के बनने के पहले से उसने शुरू कर दिया, चाहे वो पिछड़े हुए दलितों का, महिलाओं का उत्थान की बात हो, चाहे वैज्ञानिक मनोवृत्ति की बात हो, चाहे वो लोकतांत्रिक गणतंत्र की बात हो, तो उनकी प्रासंगिकता तो बनी ही रहेगी। उनकी प्रासंगिकता को आप कभी खो नहीं सकते हो, हटा नहीं सकते हो। विराट इतने व्यक्तित्व इतना बड़ा कि जिसकी अगर हम बात करते हैं तो चीजें रेफरेंस भूलते जाते हैं हमें, लेकिन संस्कृतियों की बात हम करते हैं। आज की अगर बात आप देखेंगे तो जो हमारा नव बाजारवाद है, जो उदारवाद है, जो ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण है, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया फ्लैट हो गई है, गोल नहीं रह गई है, सारे लोग घूम फिर करके वहीं पे आ जा रहे हैं, ऐसे में संस्कृतियों का भी विनाश हुआ है। धीरे धीरे संस्कृतियां भी, जो संस्कृतियां बहुत सी थी उनकी बहुलता थी वो कम हो रही है। और आप अगर देखोगे तो जो पाश्चात्य देश है, पाश्चात्य देशों की संस्कृति को थोपा जा रहा है। आप अगर कभी जो इंग्लिश की पिक्चरें हैं अगर आप देखेंगे, जो दूसरे देशों की पिक्चरें आप देखेंगे, तो उसमें जितने भी बड़े लोग, महान लोग दिखाए जाएंगे तो वो गोरे ही दिखाए जाएंगे। जितनी एड फिल्में होंगी उनके बच्चे आपको गोरे गोरे दिखेंगे। तो भाई काले लोग कहाँ गए, सांवले लोग कहाँ गए? ये तो प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है। काला होना, सांवला होना, लाल होना, पीला होना, मंगोलाइड होना, निग्रेटो होना, नेग्राइड होना, अल्पाइन होना, ये तो प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है। प्रकृति ने देश काल परिस्थितियों के अनुसार लोगों को डेवलप किया है, तो ये तो प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है, लेकिन लोगों ने भेदभाव किया है। तो जो पाश्चात्य देश है वो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को पूरे विश्व पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन की प्रासंगिकता इसमें है कि वो उसका विरोध करते हैं। और विरोध किस तरह से करते हैं? वो झगड़ते नहीं है, वो लाठी डंडा नहीं चलाते, वो ऑप्शन देते हैं, वो विकल्प देते हैं। वो दूसरी संस्कृतियों का भी विश्व मंडल पर, विश्व फलक पर स्थापना करते हैं। जब वो विदेश जाते हैं, यूरोप के भ्रमण के लिए जाते हैं, तो वहां पर रोमनी, एक जो जिप्सी जिसको कहते हैं, रोमनी कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ बंजारे होते हैं, वहां पर बंजारे होते हैं जिनको रोमनी या जिप्सी कहते हैं। वो अपने जानवर लेकर के और भालू बंदर लेकर के घूमते रहते हैं, वो हाथ देखते हैं ज्योतिष का, भालू बंदर के तमाशे किया करते थे। तो जब वो उनके साथ रह करके राहुल जी ने अध्ययन करना शुरू किया, तो पता चला कि उनके लैंग्वेज में, वहां की भाषा में कम से कम 25, 30, 40% शब्द तो भोजपुरी के हैं, मगधी के हैं, भस्त्रिका के, अंगी के हैं, काशिका के हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चक्कर है कि यहाँ यूरोप में आया हुआ व्यक्ति और उसकी भाषा में इतनी तो धीरे धीरे उनका अध्ययन हुआ। आज की डेट में बहुत सारे रिसर्च उस पर हुए हैं, बहुत सारे शोध उस पर हुए हैं। तो ये पता चला है कि ये बंजारे धीरे धीरे पढ़ते 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 वो यूरोप चले गए और फिर वहीं यूरोप में बस गए। उनकी आप पहनावे देखेंगे तो घाघरा चोली आज भी उनकी पंजाब की है। भाषा में उनके फ्रेंच भी होगी, भाषा में उनके जर्मन भी होगी, भाषा में उनके इंग्लिश भी होगी और भोजपुरी भी होगी। आप मॉरिशस चले जाओ, आप ट्रिनिडाद टोबैगो चले जाओ, सूरीनाम चले जाओ, आदमी बिल्कुल से फ्रेंच बोलते होते भोजपुरी बोलने लगेगा। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले उनके पुरखे यहाँ से 1860, 65, 35 के बाद शुरू हुआ अरकाटी और ये सारी चीजें जो माइग्रेशन होता था, लोग गए। राहुल जी ने उन संस्कृतियों का भी अध्ययन किया, चाहे वो भोट संस्कृति हो, चाहे रोमन संस्कृति हो, तिब्बती संस्कृति हो, चाहे वो थारुओं की संस्कृति हो, चाहे वो लद्दाखियों की संस्कृति हो, चाहे वो कश्मीरियों की संस्कृति हो, सारे का उन्होंने अध्ययन किया और पूरे विश्व लेवल पर उसको स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि संस्कृतियों को होना चाहिए। अगर आदमी का विकास होना है तो वो अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार जो विकसित संस्कृति है उसके अनुसार होगा। थोपी हुई संस्कृति हम क्यों? आपको पता होगा, हम सब यहाँ पे बैठे हुए सबको पता है कि ब्राह्मण देवी देवता कितने होते हैं। हम काली की बात करते हैं, हम डी की बात करते हैं, गिरतिया की बात करते हैं, हम चमरिया की बात करते हैं, कितने देवी देवता आप बताओ। और उन्हीं देवी देवताओं से आपकी धार्मिक चेतना को संतुष्टि मिलती है। कोई पुरोहित नहीं होता है, कोई गंडा नहीं बांधा जाता है, कोई पूजा पाठ नहीं होता। अब तो अगरबत्ती आ गई तो लोग अगरबत्ती जलाने लगे। पहले लोग सरखुलाई जलाया करते थे, बम्मा कहते थे उसको, आप लोगों को याद होगा। तो रूई में लपेट करके और घी में लपेट के उसको जलाया जाता था। हम लोगों को उसको बम्मा बारना कहते हैं कि बम्मा जलाने जा रहे हैं। अब तो वो चीजें क्योंकि आसान हो गई और आराम से अगरबत्तियां मिल रही तो जलाते हैं। धार चढ़ाते थे, पुजौरा चढ़ाते थे, लोग बलि चढ़ाते थे। गिरतिया के नाम पर जो जानवरों की साल हुआ करती थी, वहां सुअर के बच्चों का सर चढ़ाया जाता था काट करके। तो हम लोगों ने अपने बचपन में देखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे काशीदास की पूजा होती है, जिसको कड़ा पूजा हम लोग यहाँ कहते हैं, कितनी सारी चीजें हैं, सारे लोगों को यहाँ पता होंगे। उससे हमारी धार्मिक चेतनाओं को संतुष्टि मिलती है। हमारे जो
देवी देवता हैं, राष्ट्रीय नायक हैं, उनको भी हम पूछते हैं। हम भगवान श्री रामचंद्र जी के भी समर्थक हैं, हम श्री कृष्ण के भी समर्थक हैं, शिव के भी समर्थक हैं, लेकिन हनुमान के भी समर्थक। लेकिन जो विश्व स्तरीय देवता है, जो पूरे राष्ट्र के देवता हैं, उनके अलावा भी देवी देवता हैं जो लोकल स्तर के हैं, वो भी आपकी धार्मिक चेतनाओं को संतुष्टि दे रहे हैं। तो राहुल जी ने उनको भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर इस व्यक्ति को काली से ज्यादा सहायता मिल रही है तो हम काली को क्यों छोड़ दें? अगर हम राम का अध्ययन करें तो काली का भी अध्ययन करें। तो राहुल की प्रासंगिकता इस बात में है कि अगर वो एक वैचारिक धारा देते हैं जो कि जनतंत्र से संबंधित है, जो कि लोकतंत्र गणतंत्र से संबंधित है, अगर वो वैज्ञानिक मनोवृत्ति देते हैं, वो नारी उत्थान की बात करते हैं, वो दलित उत्थान की बात करते हैं, छुआछूत मिटाने की बात करते हैं, सामंती प्रथा मिटाने की बात करते हैं, तो साथ में वो आपके लोकल देवी देवता की भी बात करते हैं। आज आप चले जाइए तहसील दिवस में, जितनी लाइन यहाँ पर बैठी हुई, जितने लोग बैठे हुए, इससे ज्यादा भीड़ आपको तहसील दिवस में मिलेगी। थाना दिवस में लोग भरे हुए आपको मिलेंगे। किस बात के झगड़े हैं? आबादी की जमीनों के झगड़े हैं। किस बात के झगड़े हैं? नाली के झगड़े हैं, व्यक्तिगत संपत्ति के झगड़े हैं। यही गांव है कनैला गांव। जब 1942 में राहुल सांकृत्यायन आए, उनके 50 वर्ष पूरे हुए 1917 में, जब उन्होंने कसम खाई अपने पिताजी से कि जब तक मेरी 50 वर्ष आयु पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं आजमगढ़ में कदम नहीं रखूंगा, तो वो भीष्म प्रतिज्ञ थे, उद्दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उन्होंने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया और 1942 में जब उनकी आयु 50 वर्ष हुई तो नागार्जुन के साथ, कवि नागार्जुन के साथ वो यहाँ पर आए। और यहाँ पर आए तो वो पंदहा गए। पंदहा से यहाँ आना नहीं चाहते थे, कारण जो भी रहा, लेकिन इनके भाई जो श्यामलाल पांडे जी थे वो गए। फिर यहाँ से जबकि बुजुर्ग गए, लोगों ने उनको मोटिवेट किया तो फिर यहाँ पे आए। लोगों ने कहा कुछ बोलिए, तो कनैला में उनका घर जो है, उसी घर के सामने, उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर के उन्होंने जो भाषा बोली थी, जो बात कही थी, वो पूरे भारत में घूम घूम करके उन्होंने कही थी सामूहिक खेती की बात। ऐसा नहीं कि साम्यवाद कोई सफल विचारधारा है, आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि वो भी विफल हो गई है कहीं ना कहीं, लेकिन उस समय की विचारधारा थी जिससे वो प्रभावित थी। और वो जब जिस विचारधारा से प्रभावित हुए तो उन्होंने कभी किसी चीज को छुपाया नहीं, उन्होंने खुल के कहा, उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक खेती करें, व्यक्तिगत। आज झगड़े मैंने बताया ना कि आज अगर हमारे यहाँ थाना दिवस के झगड़े, तहसील दिवस के झगड़े, तो किस बात के हैं? किसी ने किसी की मेड़ जोत लिया, किसी ने किसी की नाली बंद कर दिया, व्यक्तिगत संपत्ति के झगड़े हैं। तो ये धरती सबको देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और वो लालच कहां से आता है? वो लालच व्यक्तिगत संपत्ति से आता है। तो उन्होंने इसका विरोध किया, इस बात के लिए इसका विरोध किया, लेकिन निरंतर वो अपनी बातों को कहते रहे, तार्किक तरीके से कहते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन उनके मन में, उनके दिमाग में जो चलता था, जब वो यूरोप से लौट रहे थे और समुद्र में जहाज में बैठे थे पानी वाले, तब उन्होंने डीह बाबा कहानी लिखी। डीह बाबा इसी गांव के जो जीता भर करके जो घरों का टोला हुआ करता था, उनकी कहानी है कि वो आसाम कैसे लोग उजड़ के चले गए अकाल में और फिर वहां से लौट करके लोग आते थे। उन्होंने बचपन की कहानी भी लिखा। सोचिए कि जो व्यक्ति विश्व भ्रमण कर रहा है, जो यूरोप से लौट के आ रहा है या यूरोप जा रहा है, उसकी चेतना कहाँ भटक रही है? कनैला में। उसकी चेतना कहाँ भटक रही है? पंदहा में। तो जो कहावत है कि हाथी घूमे गाँव गाँव, जेकर हाथी ऊपर नाव, तो अगर हम राहुल पे अपनी मुहर लगाते तो गलत क्या करते हैं? राहुल ने तो खुद कहा है, गर्व से कहा है कि मैं उस माटी का हूं, मैं उस माटी में पैदा हुआ हूं। लेकिन वो कनैला के, आजमगढ़ के, उत्तर प्रदेश के, भारत के होकर पे विश्व जनीन है। वो पूरे विश्व की धरोहर है, और विश्व की धरोहर होने की वजह से भी उनकी प्रासंगिकता आज के डेट में है, जो कि हमेशा है, हमेशा रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने अपनी हर चीज को जब भी कहा, जैसे भी कहा, पूरे दमखम से कहा। और भाषा की बात जब मैं अभी कह रहा तो भाषा पे काफी विवाद हुआ। उनका मानना था कि उन्होंने चाहे जितनी लैंग्वेज सीखी हो, चाहे जितनी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा पढ़ा हो, लेकिन संवर्धन उन्होंने सिर्फ एक भाषा का किया, हिंदी का। आप देखेंगे चाहे वो मगधी और मगही से उन्होंने चीजें उठाई हो, चाहे कौरवी से चीजें उठाई हो, चाहे फ्रेंच से उठाई हो और जर्मन से उठाई हो, समृद्ध किसको किया? हिंदी को। और वो हमेशा कहते थे कि जो उर्दू है, उर्दू और हिंदी में कोई अंतर नहीं, सिर्फ लिपि का अंतर है, इसलिए लिपि को समाप्त कर देना चाहिए। जो उर्दू लिपि है, जो रोमन उसमें हम लोग लिखते हैं, अरबी लिपि भी लिखते हैं, उसको नागरी लिपि में लिखा जाना चाहिए। बीच में ये बातें शुरू हो गई थी कि भाई हिंदुस्तानी जिसमें हिंदी और उर्दू की खिचड़ी बनाई जाए, उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हिंदी है, नागरियत होना चाहिए। यहीं पर जो शिवली नेशनल एकेडमी है उसमें वो आए थे, उसके दारुल मुसन्निफीन में वो गए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये संस्थान है, लेकिन अगर ये पुस्तकें हिंदी में भी छपने लगे, हिंदी लिपि में छपने लगे, नागरी लिपि में छपने लगे, तो इससे बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत लोगों को लाभ होगा। तो वो उनकी भाषा के बारे में एक स्पष्ट सोच हुआ करती थी, शिक्षा के बारे में एक स्पष्ट सोच हुआ करती थी। वो कहते थे कि आज की जो शिक्षा है वो किस काम की, अगर वो हमारे युवाओं को रोजगार ना दे सके। अगर हमारे यहाँ आप कभी राजस्थान जाएंगे, 100 किलोमीटर तक चले जाएंगे, आपको मनुष्य जाति से भेंट नहीं होगी।
आप बुंदेलखंड में जाएंगे 25 किलोमीटर से आपको मनुष्य नहीं मिलेगा, लेकिन आप आजमगढ़ में घूम रहे हो, जौनपुर में घूम रहे हो, बलिया में घूम रहे हो, आपको 1 इंच जगह को खाली नहीं मिलेगी। जहां इतने लोग बैठे हुए हैं, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी आप बताओ, कितनी चीजें यहाँ पर विकसित हो पाए। करोड़ों की आबादी है, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो आबादी सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ का है, पूर्वांचल का है, उत्तर प्रदेश में। बंगाल और पूर्वांचल का सबसे जनघनत्व है, क्योंकि यहाँ की भूमि उर्वरा रहती है। यहाँ पर जो नेचुरल कैलेमिटी जिसको हम लोग कहते हैं, जो आपदाएं आती हैं, जो स्वाभाविक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनकी संख्या कम है। इसकी वजह से यहाँ पर मानव की आबादी बढ़ी। लेकिन जहाँ जनसंख्या का बाहुल्य है, जहाँ पर जनसंख्या संकुलता है, वहां पर अगर आप मशीनों का प्रचार कर रहे हो तो आप लोगों के हाथ का लेबर छीन रहे हो, लोगों को बेरोजगार बना रहे हो। या तो आप उनको स्थापित करने के लिए कहीं फैक्ट्री खोलो, कहीं कोई अन्य कार्य करवाओ जिसमें उनको निगरानी। अपराध क्यों बढ़ता है? जो खाली आदमी क्या करेगा? छीना झपटी करेगा। जो खाली आदमी क्या करेगा? छेड़खानी करेगा। जो खाली आदमी क्या करेगा? शराब का कारोबार करेगा, गांजा बेचेगा, गोमांस की तस्करी करेगा। अपराधी तो करेगा। अगर आप उसको इंगेज रखेंगे तो वो क्यों? जो आदमी जिसको एक बार नौकरी मिल जाती है वो उसी में फिर धक्के खाता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है। तो और फिर हम बात करते हैं सांप्रदायिक माहौल की, सौहार्द की। आजमगढ़ की धरती गवाह रही है, यहाँ पे बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। मुबारकपुर में 7-8 दंगे हो चुके हैं। 1893 से इसका इतिहास है। उसके पहले से 1799 में नवाबों ने गो हत्या के विरुद्ध कानून बनाया था, फिर अंग्रेजों ने उसको 1806 में पलटा, फिर 1835 में पलटा, 1854 में पलटा, और दंगे हुए, बड़े बड़े दंगे हुए। 1893 का सबसे बड़ा दंगा हुआ है। लेकिन इसके बारे में भी राहुल सांकृत्यायन की सोच बहुत स्पष्ट है। आज भी हम सांप्रदायिक चीजों से उबर नहीं पाए हैं, आज भी चीजें चल रही है। लेकिन वो कहा करते थे कि चाहे वो तुर्क मुसलमान हो, चाहे मंगोल मुसलमान हो, चाहे यूरोपियन मुसलमान हो, सबने वहां अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान इसके जनगण मन के साथ अपने आप को एकाकार नहीं कर पा रहा है। वो पैदा यहाँ हुआ, उसकी मिट्टी यहाँ की है, उसकी कब्र यहाँ बनी हुई है, उसके बाप दादा की संस्कृति यहाँ की है, वो रहने वाला यहाँ की है, वो भाषा यहाँ की बोलता है। लेकिन वो कपड़े पहनना चाहता अरब के, वो टोपी लगाना चाहता अरब की, वो दाढ़ी रखना चाहता अरब स्टाइल में। तो आप क्यों नहीं एकाकार करते हो? सारे लोग एक हैं। अगर आप जेनेटिक्स उठा करके देख लो तो जेनेटिकल लेवल पे कोई अंतर नहीं है। हिंदुस्तान की सिर्फ एक जाति है, हिंदुस्तानी। आप पूरे विश्व में कहीं चले जाइए तो आपको लोग हिंदुस्तानी ही जानेंगे, हिंदू ही कहेंगे। और ये सत्य है कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आप हिंदू हो जाते हो, चाहे आप कहीं से, क्योंकि आप हिंदुस्तानी बोलता आप हिंदू हो गए। तो वो कहते थे कि सांप्रदायिक सौहार्द का तरीका यही है कि जनगण मन के साथ सभी लोग जुड़े। अपने आप को अलग थलग आप क्यों कर रहे हो जबरदस्ती? उनकी प्रासंगिकता इस बात में है कि जिन समस्याओं को आज तक हम लोग हल नहीं कर पाए, उसका सलूशन आज से 50 साल पहले उन्होंने बता दिया। जिस चीजों के उत्थान के लिए, जिस चीजों के प्रसार के लिए, विकास के लिए हम आज तक संघर्ष कर रहे हैं, उनका सलूशन उन्होंने 50 साल बता दिया, और वो भी बिल्कुल व्यवहारिक और पूरी तरीके से मान्य। ये अलग की बात है कि हो सकता है कि उनके तर्क से संतुष्ट ना हो, सहमत ना हो सकता है कि हम उनके विचारधारा से सहमत ना हो, उनकी विचारधारा से सहमत ना हो। तो ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो इसीलिए बना है कि हर व्यक्ति की विचारधारा को रखने का, उसको मान्यता देने का पूरा हक है, और पूरे अधिकार के साथ वो अपनी बातों को मान्यता देते हैं। राहुल सांकृत्यायन से हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन अप्रभावित नहीं रह सकते। वो हमें प्रभावित करते हैं, वो हमें छूते हैं, वो हमें बदलते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन की प्रासंगिकता इसी में है कि अगर हम गणतंत्र को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, तो उसको स्थापित करने के लिए, अगर हम हर व्यक्ति का विकास चाहते हैं तो उस विकास के लिए, अगर हम शिक्षा में परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए, हम नारी के उत्थान चाहते हैं तो उसके लिए, हम पिछड़े दलितों का उत्थान चाहते हैं, सामंतवाद को खत्म करने की बात अगर करते हैं तो उसके लिए, हम साहित्य में एक नई संस्कृति को पैदा करने की बात करते हैं तो उसके लिए राहुल सांकृत्यायन की प्रासंगिकता आज नहीं, आने वाले हजारों साल तक बनी रहेगी। और केपी जायसवाल की बात से ही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो बार बार ये कहते थे कि जब तक इस धरती पर दर्शन है, जब तक इस धरती पे भारतीय दर्शन है, और जब तक इस धरती पे बौद्ध दर्शन है, तब तक राहुल सांकृत्यायन की प्रासंगिकता बनी रहेगी, और उनकी जो महत्ता है वो बनी रहेगी। तो ये मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ। और आप लोगों ने इतने पेशेंटली, ध्यान से और पूरे धैर्य के साथ मुझे सुना। धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।